नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ऐसे में आज हमारे पास इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक है, या एक कह सकते हो या दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में 20 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और मुझे कॉमेंट आए तब मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पर एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए। और काफी सारे बच्चों का डाउट था कि भैया जो गद्यांश और पद्यांश का ये टॉपिक है, इसमें किसी बच्चे को संदर्भ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी बच्चे को रेखांकित अंश की व्याख्या करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे कर करके काफी सारे बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को, अंत तक देखिएगा। और ये टॉपिक आपको पता है कि कक्षा 12वीं में 10 नंबर का आपका गद्यांश पूछता है और 10 नंबर का आपका पद्यांश पूछता है। तो दोनों मिलाकर के कह सकते हो कि पूरा 20 नंबर का ये आपका वीडियो रहने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है गद्यांश की तो आप कर लेते हो क्योंकि इसमें रहता है थ्योरी, लेकिन अगर बात करूं मैं यही पद्यांश की, इसकी व्याख्या करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास टाइम नहीं है तो जल्दी से कर लेते हैं और यहां पर हम लोग इसको आज पूरा अच्छे तरीके से निपटा के मानेंगे। चलो, तो जो ये टॉपिक है देखिए, आपका कक्षा 12वीं में हमारा इस प्रकार से एक मॉडल पेपर है हमारे पास, और ऐसे ही आपका पेपर भी आने वाला है। तो आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा, कहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे कि आपके पास दो रहेंगे तो गद्यांश में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी होता है और आराम से कर लोगे। मेन चीज दिक्कत आती है पद्यांश में, तो दोनों को समझेंगे। देखो यहां पर आपके पास इस तरीके से एक दिया रहेगा, जैसे दिया है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। अब देखो, इसको आप अच्छे से पूरा पहले पढ़ लीजिएगा। जब पूरा आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो फिर आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट पेज पर। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आओगे थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी और फिर आप देखोगे कि भैया नेक्स्ट पेज पर तो क्वेश्चन है, जैसे कि 5 प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं, पता ही होगा। और ये 5 प्रश्न आप जब करोगे तो एक प्रश्न का मिलता है 2 नंबर और 5 प्रश्न के टोटल 10 नंबर। तो 10 नंबर इस तरीके से गद्यांश में है। अब मान लीजिए कि बाई चांस ऐसा होता है कि जैसे ऊपर वाला जो दिया है वो आपसे बेहतर तरीके से नहीं बन रहा, आपने पूरा पढ़ा और समझ में नहीं आया, तो अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो फिर आप लोग क्या करिएगा, आ जाइएगा नीचे, यहां पर अथवा करके एक और दिया रहेगा। जैसे ये दिया है ना आपके पास, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, वह बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों को कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है, बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। चलो, तो ये निंदा रस आपका हरिशंकर परसाई जो कि एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, आप सभी को पता ही होगा। तो अब देखो, जैसे कि हमें मान लो कि पहले वाला करना है या दूसरा करना है, आप पहले इसको डिसाइड करोगे, है ना। इसीलिए पेपर में आपका टाइम दिया जाता है यहां पर 15 मिनट, कि हर प्रश्न में आप लोग पूरे पेपर का ये डिसाइड कर सको कि कितने क्वेश्चन को हमें कहां से करना है। और अब जब इतना पूरा डिसाइड हो जाता है तब आपको 3 घंटे में पूरा पेपर को फिर करना है। तो पहले देखो, कॉपी में लिखने का तरीका अगर मैं बताऊं तो हमारे पास इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहेगी उसमें सबसे ऊपर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल सकते हो या प्रश्नोत्तर नंबर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्रमांक डाल दो, नंबर डाल दो, संख्या डाल दो, एक ही चीज होती है। फिर आपको लिखना है संकेत। संकेत इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके पास यहां पर 2 हैं। अब एग्जामिनर को यह समझ नहीं आएगा कि आपने किसको किया है, यह समझाने के लिए आपको संकेत लिखना है। जैसे अगर आप इसको कर रहे हो तो फिर क्या करोगे, संकेत में आप लोग जैसे इसको कर रहे हो तो आप इस तरीके से यहां से आओगे और जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा, मान लो हमें इसको करना है तो आप क्या करोगे, पहले इधर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से आप डालोगे यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या, और 3 का है तो 3 लिख दिए। फिर जैसा मैंने बताया कि पटरी से आपको एक लाइन ऐसे खींच देनी है, ठीक है, नीचे से थोड़ा सा, तो ये क्या होगा और हाईलाइट दिखने लगेगा ऐसे। फिर इसके बाद जैसा मैंने बताया कि संकेत देना है, तो संकेत में आपको करना ये रहता है इस तरीके से,
संकेत, एक हेडिंग डालोगे, नीला पेन उठा लेना, काले से इतना काम करना है सिर्फ। अब जैसे इसको करना है तो इसके शुरू के दो शब्द, जैसे निंदा कुछ लोगों की, तो निंदा कुछ लोगों इतना ले लो और बीच में डॉट पॉइंट करके लास्ट में क्या है, अनुभव करते हैं, इतना कर दो, तो ये संकेत हो जाएगा, मतलब कि आपने इसको किया है। तो इस तरीके से आप लिखोगे यहां पर निंदा कुछ लोगों, ऐसे है ना, और बीच में फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से डॉट 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 ऐसे करके लास्ट का शब्द क्या है, अनुभव करते हैं, तो यहां से कर सकते हो आप लोग, करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता रहा हूं, ऐसे ये तरीका है। आप जैसे इसको कर रहे हो, आप फिर इसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन पद्यांश का लेखक और पद्यांश के लेखक, सॉरी गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम, तो ये गद्यांश है। अब लेखक आपको पता है कि कौन है, हरिशंकर परसाई जी है ना, और निंदा रस आपका शीर्षक या पाठ का नाम है। फिर इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा। अब जैसे मान लीजिए बाई चांस आपको इसको नहीं करना, आपको पहले वाला करना है, तो फिर क्या करोगे, पहले वाले के लिए इस तरीके से आपको यहाँ पर पुनः से संकेत डालना है, जो भी एक करना हो पहले डिसाइड कर लेना, बार बार वहां पर काट पीट मत करना। संकेत लिखना, अशोक को जो सम्मान, इस तरीके से इसके शुरू के दो शब्द और यहां पर लास्ट में उठता था, ऐसे करके ये आपका हो जाएगा संकेत। अब देखो पहला प्रश्न है कि संदर्भ लिखिए, इसमें पूछ रहा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो, और यहां पर पूछ रहा था कि लेखक का और पाठ का नाम बताओ। संदर्भ में और मतलब पाठ का और लेखक का नाम लिखने में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इस तरह पूछे कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का और पाठ का नाम बताओ, तो फिर देखो इस तरीके से लिखना है, पहला वाला है ना का नंबर का, तो यहां से आप क्या करना, इस तरीके से लिखना का, और यहां पर लिखना पाठ का नाम, ठीक है, और जो भी पाठ का नाम है वो लिख देना। उसके बाद एक लाइन बीच में छोड़ करके नीचे लिखना लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम जो भी है, इस तरीके से लेखक का नाम लिख दोगे। और अगर संदर्भ पूछता है तो फिर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा है, मान लो इसी का अगर पूछता संदर्भ की जगह की पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो ये अशोक के फूल से है, तो इस तरीके से हम क्या करते, पाठ का नाम जहां पर था वहां पर हम लिख देते अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल, इस तरीके से। और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको लिखोगे तो यहां पर मिल जाएंगे 2 नंबर। तो संदर्भ को देखो इस तरीके से लिखा गया है, अगर संदर्भ पूछेगा तो फिर आपको इस तरीके लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह से लिया गया है, या उद्धृत है या अवतरित है, जो भी आप लिखना चाहो। अब इसके बाद एक व्याख्या पूछेगा, जैसे यहां पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर कोई जैसे कि व्याख्या के लिए कोई लाइन अंडरलाइन करके देखा, जैसे अभी अब आपके पास अंडरलाइन नहीं है, मान लो कि कह दिया कि भाई यहां से लेकर के आपको व्याख्या करनी है इतने की, ठीक है, कह देगा इतनी व्याख्या करके बताओ, यहां तक कि आपसे व्याख्या इतना पूछ लिया, तो इस तरीके से आपको ये अंडरलाइन है। अब व्याख्या के लिए सबसे पहले हेडिंग डालना बहुत जरूरी है, तो इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना, फिर इसके बाद लिखना कि कालिदास कालीन है ना साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। लेखक का मानना है कि यह कहना तो कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का कोई नाम नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उसका महत्व जनजीवन में नगण्य ही था। अब सारा कुछ यहाँ से आप, इसमें ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता ये कि आप लोग इसका एग्जैक्ट ही लिखो। रेखांकित अंश की व्याख्या में ये बता दो, या तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, या प्रस्तुत दी गई लाइनों में या दी गई दिए गए गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, तो अपनी भाषा को जोड़ करके लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये तरीका आपको जरूर अप्लाई करना है इस प्रकार से करने के लिए। अब जैसे संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है, तो यहां पर कालिदास जी का नाम आया है, और आप सभी को पता है कि कालिदास जी क्या है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। और यहां पर आप लोग इस तरीके से लिख दोगे कि संस्कृत के कवि कालिदास जी ने क्या है, यहां पर किसको सम्मानित किया है, तो यहां पर अशोक को सम्मानित किया है, ठीक है ना। इस प्रकार से सम्मान जो मिला है, तो यहां पर यह हो जाएगा इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इस तरीके से का के बाद गा हो गया, खा के बाद गा, और यहां पर गा। अशोक पर फूल आने के संबंध में क्या विचार है, तो अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। ये आपके इस तरीके से 3 क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन यहां पर है आसंजनकारी तथा कर्णावतंस के अर्थ। इसमें आसंजनकारी का अर्थ होता है आहत न होना, भली भांति सुरक्षित कह सकते हो, और कर्णावतंस कान के आभूषण को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो।
अब जैसे आप यहां पर इसको करोगे, निंदा किसकी पूंजी होती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे, संदर्भ मैंने बताया कहां से है कैसे है पहचान करके लिखोगे। निंदा किसकी पूंजी होती है, इसी में आंसर है कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, वे इससे बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। इस तरीके से यहां से लेकर के पूरा इसका आंसर ये बना दोगे। अब इसमें आओगे सत्यकल्पित और कलंक कथा का अर्थ बताइए। सत्यकल्पित यहां पर है कि कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर, कलंक कथा मतलब होता है बुरी कथाएं, या कह सकते हो कि आपके ऊपर कोई लांछन लग जाए, है ना, इस तरीके से बोल सकते हो। और बात करें तो सत्य कल्पित यानी कि सत्य पर आधारित जो चीजें होती हैं, सत्य पर आधारित बातें, है ना। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है, तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार यहां पर आपको क्या है, यहां पर कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। तो यहां से इसका आंसर ये बनाओगे, ठीक है। तो सारे आंसर यहां पर ही मिलते हैं, बस 2 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से ज्यादा फाइंड करना पड़ता है। इस तरीके से गद्यांश सॉल्व करोगे। पद्यांश की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में यहां पर भी आप आओगे। तो जैसे एक ये दिया है कि मेरे प्यारे नौजल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, है ना। अब यहां पर ये आपका है पवन दूतिका से, ठीक है। तो जैसे कि इसका संदर्भ आपको लिखना है, पहले यहां पर डिसाइड करोगे। एक ये दिया है, इसके 4 से 5 क्वेश्चन यहां पर ये हैं, और ये 5 प्रश्न आपको कितने नंबर के रहेंगे, तो मैंने बताया भी है आपको कि भाई 10 नंबर का जैसे गद्यांश होता है, मैंने सॉल्व करना भी अभी बताया, और 10 नंबर का आपका पद्यांश भी होता है। तो टोटल 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, यानी कि 20 नंबर आपको यहां पर मिलते हैं। अब देखो 20 नंबर में 5 क्वेश्चन मतलब कि 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है, तो इस तरीके से 5 प्रश्न मिलते हैं 10 नंबर के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से ये है और एक अथवा में है। जैसे कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झड़ी सी मछली। अब ये आपका जो है महादेवी वर्मा जी का गीत है, वहीं से लिया गया, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा जी यहां पर खुद को दुख से भरी हुई बदली के समान अपने आप को यहां पर व्यक्त कर रही हैं। अब जैसे कि आपको इनमें से पहले डिसाइड करना है, यहां पर इस तरीके से लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 4, ठीक है। अब यहां से आपको जिसको करना है पहले संकेत लिखना जरूरी है। जैसे कि यहां पर संकेत नहीं लिखा तो यह तरीका गलत है, मैंने आपको बता दिया है पहले भी। संकेत लिखोगे पहले, फिर संकेत में वही चीज जैसे यहां पर मैं बता दूं कैसे संकेत में, यहां पर जैसे कि इसके ऊपर हमें लिखना है, तो पहले डिसाइड करो कि आपको करना कैसे है ना। तो इसको तो यहां पर करके बताया है, मैं दूसरे वाले को आपको बता देता हूं, ये जो मैं नीर भरी वाला है ना। तो जैसे इसको करना है, चलिए अथवा का है प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत। पहले आप क्या करोगे भैया, यहां पर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। यहां पर आपको ऐसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4, संख्या 4 ऐसे। आप पटरी उठाओ और नीचे से एक लाइन यहां पर खींच दो ऐसे, ठीक है। ये लाइन आपको ऐसे लगा देनी है। उसके बाद अब पुनः से उठाओ पेन काला और यहां से लिखो संकेत। संकेत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 रहते हैं तो फिर डिसाइड नहीं हो पाता है। अब आपके पास ये दिया है मैं नीर भरी दुख की बदली, और लास्ट में क्या है निर्झरणी मछली। मछली आपको इस शब्द को और मैं नीर भरी को उठा लेना है। तो यहां से लिखोगे मैं नीर, नीर मतलब क्या होता है पानी, है ना, पर्यायवाची है। नीर भरी, नीर भरी, और यहां से डॉट 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 ऐसे कर देना है, और डॉट 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 लास्ट में क्या है मछली, मछली। ये आपका क्या हो गया, इसका संकेत हो गया ऐसे। अब जैसे कि आप आ जाओगे नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता। तो संदर्भ नहीं पूछा है, देखो यहां पर ऊपर वाले में संदर्भ था, तो संदर्भ की तरीके से लिखा गया है। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका एवं इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और अगर संदर्भ नहीं पूछा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए का नंबर डालना है, का नंबर का आंसर है, यहां पर लिखोगे आपका ऐसे। और फिर कह रहा है कि पाठ का शीर्षक, तो पद्यांश का शीर्षक या पाठ का शीर्षक आप बता सकते हो, इस तरीके से लिखोगे पाठ काले पेन से, पाठ का शीर्षक। और फिर इसके बाद ये पद्यांश है, पद्यांश में कवि और रचयिता होते हैं, लेखक नहीं लिखते हैं, ठीक है। कभी भी लेखक मत लिखना। तो यहां पर रचयिता या कवि बोल सकते हो, तो यहां पर लिख दो कवि का नाम, कवि का नाम, ठीक है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, ये आपका किसका है, महादेवी वर्मा जी का है, महादेवी वर्मा। और यहां पर गीत से है ना, इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हो,
तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। मतलब शॉर्ट में है, इसका ये मैटर नहीं करता, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जैसे पहले वाले में पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेशा, राधा जी ने पवन के द्वारा वायु के द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाया था। तो दोनों को आप सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूं, दोनों में से कोई भी कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से। ये दूसरे का आंसर। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, कोई अंडरलाइन पोर्शन देगा तो इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देनी है और फिर व्याख्या कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, तो यहाँ पर मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले में, मतलब कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण में नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले होंगे। ये यहाँ पर सुंदरता के बारे में बताया है। इसमें रस कौन सा है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली, मतलब कि यहाँ पर करोड़ रस है, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, एक क्वेश्चन हमने बता ही दिया। अब इसके बाद जैसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, अब जैसे कह देगा कि आपको व्याख्या करनी है किसी दो लाइन की, मान लो कि शुरू की लाइनें हैं, तो आपको मैं बना के बताता हूं। जी हाँ बिल्कुल, कैसे करोगे, ऐसे है, मान लो ये इस लाइन की मान लो कह दिया कि व्याख्या करके बताओ, ठीक है। तो कैसे कॉपी पर बनाओगे आप लोग, व्याख्या बोल रहे थे ना कि भैया बना देंगे हम, तो बना के बताओ, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो पहले आपका का नंबर ये था, खा नंबर में आपको इस तरीके से पहले लिखना है और यहां पर लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये हेडिंग डाल देना है और नेक्स्ट फिर वही चीज आपको जो मैंने बताया है ना, पुराना वाला अपना स्टाइल, ये लगाना है इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, उठाना है नीला पेन। देखना नीले पेन से कैसे हम यहाँ पर खेल करते हैं। इसमें पहले आपको ये तो पता ही है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है ना, इसके कवि कौन है, मतलब कवियत्री कौन है या रचयिता कौन है, तो हमें पता है कि महादेवी वर्मा जी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं, इतना लाइन आपको अपने से जोड़ना है व्याख्या करते हुए टाइम, ठीक है। तो लिखना है आपको यहाँ पर महादेवी, इनके नाम का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई, जल से नीर मतलब क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मतलब जल से भरी हुई, जल से भरी हुई बदली के समान हूं। अब इतना आपको देखो, मैं यहां पर बेसिक बता रहा हूं। इसके आगे जो आपको लिखना है वो थोड़ा सा आगे की लाइन का सहारा लेकर लिखना है। कैसे, तो जैसे मैंने बताया कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मतलब जिस प्रकार से बादल यहां पर होते हैं। अब इसके बाद यहां पर आप इतना लिखोगे अर्थात जोड़ करके लिखना है, ठीक है। अर्थात जोड़ोगे तो थोड़ा सा और व्याख्या बढ़ जाएगी। तो लिखोगे अर्थात जिस प्रकार बादल पानी से भरे हुए रहते हैं और एक पल के लिए आते हैं, दूसरे पल वो चले जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर महादेवी वर्मा जी भी अपने जीवन के बारे में बता रही हैं कि मेरा जीवन क्षणिक है और कुछ पल के लिए आई हूँ मैं और फिर कुछ पल के बाद मैं गायब हो जाऊंगी या मिट जाऊंगी। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या को थोड़ा सा लंबा चौड़ा बढ़ा करके लिख सकते हो। तो बताओ कुछ चीजें समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल आपको आएंगी, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको करते चले जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर व्याख्या को बना करके लिख सकते हो, यही तरीका है, ट्रिक यही होती है। अब चलिए इसके बाद देखो, यहां पर आपका है नयनों में दीपक से जलते में कौन सा अलंकार, नयनों में दीपक से जलते, नयनों में दीपक से, नयनों में दीपक, दीपक मतलब क्या होता है, जो प्रकाश देता है, तो यहां पर उपमा हो जाएगा। कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण क्या है, तो कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण यहां पर वो दुखी थी कुल मिलाकर के, है ना, तो इसका कारण दुखी हो जाएगा। कवयित्री यहां पर कह रहा है कि पद्यांश में स्वयं को क्या कहती हैं, तो स्वयं को बदली के समान बता रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका यहाँ से गद्यांश और पद्यांश का सारा टॉपिक आप लोग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है ना। तो मैंने कॉपी पर भी देखो लिख के बताया, अपने हिसाब से भी मैंने बताया कैसे करना है, किस प्रकार से आप इसको पूरा करके आ सकते हो। और अगर इस तरीके से करोगे तो भाई आपका जो 10 में 10 नंबर का ये आपका एक टॉपिक पूछता है, तो दोनों टॉपिक मिला करके आप लोग यहाँ पर 20 में 20 नंबर पूरा लेके आओगे। आपको इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं, बस करना अपने हिसाब से, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।